म्यूचुअल फंड्स में कैसे अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाना चाहिए। अब याद रखिएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स में इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ कि अगर एक हाई रिस्क इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो बनाता है तो कैसे किन फंड्स को चूज कर सकता है और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो ये बना सकता है। अब देखिए, चाहे आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, चाहे आप लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक लार्ज कैप फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। अब उसका एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में क्या रखना है ये आपके रिस्क पे डिपेंड करेगा। 5%, 10%, 15% कितना ओवरऑल आप इसमें अपना एलोकेशन रखना चाहते हैं, लेकिन एक आपको लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करके रखनी है। और लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेस्ट ऑप्शन यहां पर है, क्योंकि लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अच्छा बीट नहीं कर पा रहे हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो यूटीआई का एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो भी बड़ी कंपनीज है म्यूचुअल फंड की, उनका आप एक इंडेक्स फंड देख सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं लार्ज कैप फंड में भी, तो आप एक लार्ज कैप एक्टिव फंड जैसे कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप जैसे फंड को भी देख सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड में आपको इन्वेस्ट करके रिस्क लेकर भी बेंचमार्क से 1-1.5% ज्यादा ही रिटर्न्स मिलने वाली है, तो उस चीज को भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आ जाती है। अब अगर आपने एक लार्ज कैप फंड को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप यहां पर अवॉइड करके चल सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि देखिए, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है वो मेजरली अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाती है। हालांकि फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जनरली यही देखा गया है कि जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है वो 60-70% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चलते हैं। तो आप इस कैटेगरी को अवॉइड करके चल सकते हैं। सिंस आप हाई रिस्क ले रहे हैं, आपने एक लार्ज कैप फंड ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है। अब तीसरी कैटेगरी आ जाती है मिड कैप कैटेगरी। अब मिड कैप कैटेगरी भी वैसे सुटेबल ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है, और इस कैटेगरी में एक फंड जो और भी ज्यादा रिस्क लेता है वो है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। अब ये फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, 5 सालों में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझकर चलनी है कि जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा ये फंड लेकर चलता है, तो वो एक रिस्क जो है वो इस फंड के साथ जुड़ा रहता है। तो अब अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशो, ये सारी चीजें इसकी काफी लिमिटेड है, क्योंकि पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस है उसको बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, तो इसलिए बहुत कम अभी भी इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर चल रहा है। अब दोस्तों, एक कैटेगरी ऐसी है जिसको मैं नॉर्मली जो मॉडरेट रिस्क लेने या लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूं, वो है मल्टी कैप फंड की कैटेगरी। अब मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में लगाना होता है। यानी कि इन तीनों कैटेगरीज में 25% पैसा मिनिमम लगाकर चलना होता है। तो यहां पर जो रिस्क है वो ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और इवन मिड कैप कैटेगरी। तो ये एक उसी टाइप के इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है उनके लिए सुटेबल होता है। मल्टी कैप कैटेगरी में एक फंड जो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है और अभी भी 5 सालों में 20% से ज्यादा की रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, एक साल में 9% से ज्यादा की रिटर्न जनरेट कर रहा है, क्वांट एक्टिव फंड। अब ये भी एक बहुत ही ज्यादा रिस्की कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि ये जो फंड हाउस है वो भी छोटा है और उसके साथ साथ ये जो रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा लेकर चलते हैं। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। आपको एलोकेशन कितनी रखनी है ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में इन सभी फंड्स की, वो आपके ओवरऑल रिस्क पे डिपेंड करता है, जो हम वीडियो के एंड में मैं एक आपको हिंट दे दूंगा कि किस टाइप से आपको एलोकेशन करनी होती है। तो ये फंड अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में देखते हैं तो ये इकलौता ऐसा फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफी लंबे टाइम से ये फंड अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और क्वांट म्यूचुअल फंड की जो सक्सेस है वो इस फंड से ही शुरू हुई थी। ये फंड लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने लगा था, इस फंड का काफी नाम होने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे और जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स हैं वहां पर भी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसके बाद जो कैटेगरी दोस्तों आ जाती है वो बनी ही उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है, और वो है स्मॉल कैप की कैटेगरी। स्मॉल कैप में अब हम एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले फंड्स विद इन
कैटेगरी मॉडरेट रिस्क लेने वाले फंड को ऐड करेंगे, एक्सेस स्मॉल कैप फंड। सिंस इसमें हमने बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स को ऐड किया है, क्वांट, एक्टिव, पीजीएम इंडिया, तो स्मॉल कैप कैटेगरी ऑलरेडी रिस्की कैटेगरी होती है, तो इस फंड में यहां पर आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कंपैरिजन टू क्वांट और पीजीआईएम कम रहता है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, इस फंड ने 5 सालों में 19% से ज्यादा की रिटर्न दी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट हालांकि इसका थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है क्योंकि काफी पॉपुलर फंड है, एक्सपेंस रेशो अभी भी इसकी काफी लिमिटेड चल रही है। तो ऐसा एक फंड आप देख सकते हैं, जैसे एक्सेस स्मॉल कैप फंड हो गया, इसी की तरह और भी फंड्स हैं, कैनरा रोबेको, एसबीआई स्मॉल कैप, जो इसी की कैटेगरी का एक तरह रिस्क लेते हैं, जो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लगभग सिमिलर रहती है। तो इस टाइप का म्यूचुअल फंड एक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब जितने भी फंड्स में हमने बात की है, इनमें से कोई भी फंड फॉरेन इक्विटी में पैसा नहीं लगाता है। तो अगर आपको फॉरेन इक्विटी को भी पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो नैस्डैक 100 को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अब यहां पर भी रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि नैस्डैक 100 इंडेक्स जो है वो यूएस का एक इंडेक्स है जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और 60% से ज्यादा जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाकर चलता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल से बहुत ही खराब रिटर्न्स रही है। इस फंड ने भी 1-2 साल में काफी खराब रिटर्न दिया, और आने वाला 1 साल भी थोड़ा सा टफ इस फंड के लिए रह सकता है क्योंकि अभी बातें चल रही है कि अगले साल यूएस में रिसेशन आ सकता है। तो इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। तो ये कुछ फंड्स हैं दोस्तों, अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, इस टाइप के फंड्स को पोर्टफोलियो में आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब आपको इसमें एलोकेशन कैसे करना है उस चीज का आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप क्वांट, एक्टिव फंड और एक्सेस स्मॉल कैप फंड जैसे फंड को ज्यादा एलोकेशन दे दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना है तो आप इंडेक्स फंड को, जो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, उसको थोड़ा ज्यादा एलोकेशन दे दीजिए। तो अपनी एलोकेशन के हिसाब से आप अपना रिस्क को मैनेज यहां पर कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझकर चलनी है कि ये जो हमने पोर्टफोलियो डिस्कस किया ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। इस टाइप से आप यहां पर फंड बना सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी का कोई और फंड आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में कोई और ज्यादा रिस्क लेने वाला फंड आपको अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हैं। एक जो जनरल स्ट्रक्चर है एक म्यूचुअल फंड का, जो पोर्टफोलियो का, वो यहां पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।